दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके बिना आप एक पल भी रह ना सकें, अगर आप उसी की जान पर बनाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको चुप रहने की एक हिदायत दी गई हो कि अगर आप मुंह खोला या फिर सच इस दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। कोई और नहीं था, वो थी एक माँ। और उसने अपनी माँ को बचाने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई सालों तक उस दर्द को महसूस किया और घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीती रही। और वो दर्द देने वाला कोई और नहीं था, वही लोग थे जिन्होंने उसको पाला पोसा, अपनी गोद में खिलाया। और जब ये बात लोगों के सामने आई तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति भला ऐसा कर सकता है। जिन्होंने उसको पाला हो, पोसा हो, जिन्होंने उसको इतना बड़ा किया हो, वही व्यक्ति उसको इतना बड़ा दर्द दे सकता है। आखिरकार जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी जो एक दर्द को कई सालों से सह रही है, तब वही माँ उस बेटी की ताकत बन जाती है और उसको लेकर जाती है इंसाफ दिलाने के लिए। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना आप लोगों की रूह कपा देने वाली है। आप लोग भी सुनने के बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति क्या इतना गिरा हुआ हो सकता है, इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। यह सुन करके, यह सोच करके शायद आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। आज ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। दरअसल 12 अक्टूबर दोपहर 1 बजे के आसपास का समय होता है। तभी एक माँ अपनी 17 साल की बेटी को लेकर के ललितपुर कोतवाली पहुंच जाती है और वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनके सामने जा करके एक 2 पन्ने का लेटर रख देती है, खत रख देती है। जैसे ही वो इंस्पेक्टर साहब उस खत को पढ़ते हैं, पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो तुरंत उस माँ बेटी के सामने से उठते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो अकेले में जा करके अपने आंसुओं को पोंछते हैं। और फिर जब उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने होशो हवास में आते हैं तो वहीं से अपनी जेब से एक फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकाल करके जो उस शहर के एसपी साहब होते हैं, जिनका नाम निखिल पाठक होता है, उनके पास में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि साहब, एक ऐसा मामला आया है जिसके लिए आप ही बताएं कि आखिरकार अब इसके लिए क्या किया जाए। जो एसपी साहब होते हैं, जैसे वो इंस्पेक्टर साहब की बात सुनते हैं, वो तुरंत भागे भागे पुलिस चौकी आ जाते हैं, कोतवाली आ जाते हैं। कोतवाली में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जो वो माँ बेटी बेंच पर बैठी हुई होती हैं। तभी एसपी साहब उस लेटर को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उस बेटी से पूछते हैं कि बेटी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ में आखिर हुआ क्या था। जैसे ही वो बेटी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, अब जो एसपी साहब होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आंसुओं को किसी तरीके से रोकते हैं, क्योंकि वो एक अधिकारी हैं और एक अधिकारी अगर पीड़ा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। और अगर वो पीड़ित के सामने रोने लगेगा तो फिर पीड़ित को यह कैसे भरोसा होगा कि उसे यहाँ से न्याय मिल जाएगा, उसे यहाँ से सहारा मिल जाएगा। और जब वो बेटी अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है तो वाकई दोस्तों, वो ऐसी एक घटना थी, वो ऐसी कहानी थी कि जब आप लोग भी इस कहानी के बारे में सुनेंगे, इस घटना के बारे में सुनेंगे, या फिर जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है, आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप लोग भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में किस किस प्रकार के आदमी हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं, कौन कौन सी मानसिकता के लोग हैं। क्या कोई व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है? ऐसे लोग जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपको पाला है, आपको पोसा है, अगर उन्हीं के साथ आप सेफ नहीं हैं तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? तो फिर आप इस दुनिया में किस पर भरोसा करेंगे? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब वो लड़की 11 साल की थी। एक दिन उसके पिताजी उसके पास में आते हैं और उस लड़की से कहते हैं, उस लड़की को अपना मोबाइल पकड़ाते हैं और मोबाइल पकड़ाते हुए कहते हैं
कि आप कितनी मोटी हो गई हो, आप देखने में भी बहुत सुंदर लगने लगी हो। वो लड़की जैसे ही अपने पिता का मोबाइल पकड़ती है और पकड़ने के बाद वो तुरंत उस मोबाइल को अपने पिता को वापस करने लगती है। दरअसल दोस्तों, उस मोबाइल पर एक फिल्म चल रही होती है और वो फिल्म ऐसी फिल्म होती है कि शायद जो सभ्य समाज के लोग कभी भी देखना पसंद नहीं करेंगे। सभ्य समाज की औरतें, सभ्य समाज की महिलाएं कभी भी ऐसी फिल्मों को देखना पसंद नहीं करेंगी। दरअसल दोस्तों, वो एक न्यूड फिल्म होती है, एक ब्लू फिल्म होती है, जिसमें एक पुरुष, एक महिला आपत्तिजनक हालत में होते हैं। जैसे ही वो लड़की उस वीडियो को देखती है, तुरंत वह मोबाइल अपने पिता को वापस करने लगती है। तभी जो उसका पिता होता है, उस लड़की को आंख दिखाता है और आंख दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही है और ये तुमको देखना पड़ेगा। अब वो लड़की डर जाती है और डर की वजह से वो उस मोबाइल की उस फिल्म को देखती रहती है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह जो व्यक्ति होता है, उस लड़की का पिता होता है, वो बाजार जाता है और बाजार से नए नए कपड़े लेकर के आता है। उन नए कपड़ों को अपनी बेटी को पहनने के लिए देता है और अपनी बेटी से कहता है कि आज हम तुम्हें बाइक सिखाएंगे। और फिर वो उन्हीं नए कपड़ों को अपनी बेटी को पहनाकर अपनी बाइक पर बिठाकर महेशपुरा खेतों की तरफ ले जाता है और वहां पर ले जाकर के वो अपनी बेटी के साथ एक घिनौनी हरकत को अंजाम देता है। उसकी जो बेटी होती है, वो हाथ जोड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपने पिता के पैरों को पकड़ लेती है, गिड़गिड़ाती है और उससे कहती है कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पर वो जो दरिंदा होता है, उसे अपनी उस बेटी पर तरस ही नहीं आता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई, अगर यह सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा और तुम्हारी माँ को इस दुनिया से सदा सदा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अब वो जो लड़की होती है, वो डर जाती है, चुपचाप अपने घर आती है। ये बात वो किसी से नहीं बताती है। यह सिलसिला अब चलने लगता है। एक दिन जब वो उस लड़की स्कूल जाती है, तभी जो उसका पिता होता है, उसे स्कूल लेने के लिए जाता है। वो उसको बाइक में बैठा करके जब उसे अपने घर के लिए लेकर के आ रहा होता है, तभी उस लड़की को रास्ते में चाट और गोलगप्पे खिलाए जाते हैं। शायद उन चाट और गोलगप्पे में कोई नशीली चीज होती है। जब वो लड़की बेहोश हो जाती है और उस लड़की को घर न ला करके सीधे एक होटल में ले जाया जाता है। वहां पर एक नया व्यक्ति मिलता है उस लड़की के साथ में। वो भी वही करता है जो उसका पिता उस लड़की के साथ में करता था। अब जैसे ही उस लड़की को होश आता है, वो देखती है कि जो उसका बैग था, जो उसके चप्पल थे, जो उसकी कॉपी किताबें थी, वो सब इतर बितर पड़ी होती हैं। ये देख करके वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे साथ क्या हुआ था। तब जो उसका पिता होता है, वो कहता है कि आपके साथ में जो हुआ है, अब वो हरदम होता रहेगा और आप इसकी आदत डाल लो। और अगर यह बात तुमने किसी से बताने की कोशिश की, तो आप जानती हो कि इसका अंजाम क्या होगा। वो लड़की चुपचाप इस दर्द को अपने सीने में दबा लेती है, चुपचाप इस दर्द को अपने अंदर सहती रहती है। अपनी माँ की जिंदगी के लिए वो मजबूर होती है। उधर जो उसकी माँ होती है, उसे इस तरीके के इंजेक्शन दिए जाते हैं, नशीले ड्रग्स दिए जाते हैं, जो पूरी तरह से होश ही में नहीं रहती है। वो हरदम बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। उसे ये सुध ही नहीं होती है कि आखिरकार उसकी बेटी कहाँ है और किस हालत में है। अब यह सिलसिला डेली डेली चलने लगता है। समय बीतता रहता है। जो लड़की 13 साल की होती है, 14 की हो जाती है, 14 से 15 की हो जाती है, 15 से 16 की हो जाती है। अब वो लड़की धीरे धीरे करके बड़े बड़े रासूखदार लोगों के पास में भेजी जाने लगती है। बड़ी बड़ी पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं, बड़े बड़े जो शहर के रसूखदार होते हैं, उन सारे लोगों के पास उस लड़की को भेजा जाने लगता है। अब वो लड़की इस दर्द को किसी तरीके से सहती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर वो यह दर्द आखिरकार अपना बयां करे तो किससे करे। तभी एक दिन जब वो घर आती है, उसकी जो माँ होती है, कहते हैं दोस्तों, माँ किसी की भी हो, अपने औलाद की दर्द को कहीं ना कहीं वो पहचान ही जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी से पूछती है कि आखिरकार बेटी क्या बात है, आप इतना उदास क्यों रहती हो, आप इतना परेशान क्यों रहती हो। तब जो बेटी होती है, कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो ये बात अपनी माँ को तो नहीं बताती, पर एक दिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब वह यह बात अपने भाई को बताती है। और उसका जो भाई होता है, वो उसकी मदद नहीं करता, बल्कि वो भी उसके साथ वही करता है जो उसका पिता उसके साथ में करता था। उसके बाद वो लड़की ये बात अपने ताऊ को बताती है। ताऊ भी उसकी मदद नहीं करते, ताऊ भी उसके साथ में वही करते हैं
जो उसका पिता उसके साथ में करता था। यह लड़की अपने 3 चाचाओं को यह बात बताती है। अब 3 चाचा भी जो होते हैं वो भी इस लड़की की कोई मदद नहीं करते, बल्कि वो लोग भी उस लड़की के साथ में वही करते हैं जो सारे लोग करते थे। यह देख करके, ये सोच करके रूह कांप जाती है दोस्तों कि आखिरकार वो लड़की किस तरीके से अपने आप में जिंदा थी, अपनी माँ के लिए जिंदा थी। तभी एक दिन फिर जो उसकी माँ होती है अपनी बेटी को अपने पास में बुलाती है, उसको पुचकारती है, उसको अपने पास में बैठाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार बेटी ऐसी कौन सी बात है जो तू किसी से बताती नहीं है, तू अपने आप में चुपचाप रहती है, तुम अपने आप में गुमसुम रहती है। वो लड़की कहती है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो उस लड़की की माँ होती है उस लड़की को कस्में देने लगती है, उसको अपने दूध का वास्ता देती है, उसे हर वो वास्ता देती है जिससे कि वो लड़की टूट जाए। और फिर वो लड़की मजबूर हो जाती है और टूट जाती है। और जब वो सच अपनी माँ से बताती है तो उसकी आंखों के जो आंसू होते हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे होते। उस माँ की जो आंसू होते हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे होते। अब दोस्तों, वो माँ अपनी उस बेटी को, 17 साल की बेटी को अपने साथ लेती है। 12 अक्टूबर 2021 दोपहर 1 बजे के आसपास का समय होता है। वो कोतवाली पहुंच जाती है। और दोस्तों, जब 12 अक्टूबर 2021 को वो महिला अपनी बेटी, जब वो बेटी पुलिस के सामने अपनी बात को बताती है तो शायद पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि उस थाने पर बैठा हर शख्स की आंखों में आंसू होते हैं और हर शख्स रोने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, उस बेटी ने इस दर्द को 6 साल तक महसूस किया। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये सोच करके महसूस कर सकते हैं कि आखिरकार इस दर्द को किस तरीके से उस बेटी ने बर्दाश्त किया होगा और किस तरीके से इस दर्द को उसने अपने सीने में दबा के रखा होगा। पुलिस ने जब इस तहरीर को फिर से बढ़ाया तो उस तहरीर में 8 नामजद लोग होते हैं, जिनमें से 3 तो अज्ञात होते हैं, पर 25 लोग जो उस शहर के नामी लोग होते हैं, जो उस शहर के रासूखदार लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, उसके घर के लोग होते हैं। पुलिस इन सभी शामिल लोगों के नाम पे मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में 13 अक्टूबर 2021 को उस लड़की को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इधर जो पुलिस फोर्स होता है उस लड़की के घर में पूरी तरह से पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है। पर दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब उस लड़की का एक छोटा भाई होता है और वो जब पुलिस के सामने जो बयान देता है, जो बात बताता है, ये सुन करके, ये सोच करके आखिरकार आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो लड़का कहता है कि उसके जो पिता हैं वो उसके साथ में, उसको अपने पास में लिटाते हैं और उसके साथ में वो गलत काम करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि उस बाप ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, अपने उस छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा। वो बाप नहीं था बल्कि एक पाप था, एक दरिंदा था। अब उस लड़की के घर में पुलिस तैनात कर दी जाती है, जिस वजह से कि शायद उस लड़की को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और पुलिस यह निर्णय लेती है कि उस लड़के का भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इस केस में जो इस ललितपुर के डीआईजी साहब होते हैं वो पूरे तन मन धन के साथ में इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। आने वाले समय में उन सारे लोगों को क्या सजा मिलती है ये तो कोर्ट फैसला करेगा। पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि इस तरीके की गलती शायद किसी को नहीं करनी चाहिए। उस बेटी को यह बात पहले ही दिन अपनी माँ से बता देनी चाहिए थी, जो बात उसने 6 साल तक अपने सीने में दबा कर रखी और 6 साल बाद अपनी माँ को बताई। शायद यही बात वो अपनी बेटी, अपनी माँ को उसी दिन बता सकती थी और इतने सारे दर्द से इस तरीके से वो बच सकती थी। पर दोस्तों, वो भी अपनी माँ को इतना प्यार करती थी, अपनी माँ को बचाने के लिए इतने दर्द किस तरीके से सह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में, किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।